नमस्कार, मैं हूं विश्ववान। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश आएगा अमृतकाल में। किसानों के लिए अमृतकाल कब आएगा? बजट के ऐलान और एग्जीक्यूशन यानी अमल में कितना गैप है? ग्राउंड पर किसानों को बजट के आवंटन का कितना फायदा हो रहा है? बड़ा सवाल यह है कि किसानों और ग्रामीण भारत को अपने अमृतकाल का इंतजार क्यों है? तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। जी चंद्रशेखर हैं, कमोडिटी गुरु, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट है हमारे साथ। विनोद आनंद है, एमएसपी कमेटी के मेंबर और केडिया कमोडिटी से अजय केडिया है, और स्वतंत्र भारत के नेशनल प्रेसिडेंट अनिल घनवट भी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने जिस तरह से 2023-24 के लिए कह सकते हैं कि एक बेहतर बजट पेश किया, डिजिटलाइजेशन हो, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, डिजिटल लाइब्रेरी जैसे ऐलान, हर जगह फोकस दिखा। मिडिल क्लास को खुश करने के लिए इसमें नई टैक्स व्यवस्था है। अमीरों के लिए इनकम टैक्स पर लगने वाले सरचार्ज की दर को दुनिया के सबसे ऊंचे लेवल से घटा दिया है। इसके अलावा पीएम आवास योजना, युवाओं को कुशल बनाने का प्रावधान, कारीगरों के लिए कौशल कार्यक्रम, महिलाओं के लिए बचत योजना, तमाम तरह के ऐलान हुए। लेकिन एग्री सेक्टर की अगर बात की जाए तो यहां पर जिस तरह के गैप है और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, वो आवंटन उम्मीद से काफी कम थी। या तो मार्जिनल आवंटन हुआ या फिर मॉडरेट बढ़ोतरी हुई पिछले साल के मुकाबले। कई सारे स्कीम्स ऐसे भी थे, सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। चलिए इस तमाम मुद्दों को टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है पहली नजर में एग्री सेक्टर के लिए बजट? क्या आपको लग रहा है क्या अमृतकाल किसानों के लिए आ पाएगा? ऐसा है, ये जो बजट है उसका फोकस इस बजट में कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा नहीं था। मगर ये भी सही नहीं है कि इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ तो है, मगर समस्याएं कृषि क्षेत्र का काफ़ी बड़ा समस्याएं हैं, तो उसका समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। मगर इस बजट को हम देखेंगे, 2 या 3 चीज़ है। एक है एग्री एक्सेलरेटर फंड, जो स्टार्टअप के लिए अच्छा एक प्रोत्साहन है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स बनेंगे और बनने की उम्मीद है उनके लिए अच्छा होगा। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर और सब्सिक्वेंट सप्लाई चेन, वो भी एक बड़ा परिवर्तन लाएगा हमारा देश में, इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं। वैसे कि हमें मल्टीपल टेक्नोलॉजी चाहिए एग्रीकल्चर में, मगर अभी इस बार सिर्फ डिजिटलाइजेशन के बारे में ही वित्त मंत्री ने बताया है हमें। मैं मानता हूं कि हमें बायोटेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इस सभी टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए कृषि क्षेत्र में। बट उसका एक चर्चा हम बाद में अलग एक चर्चा करेंगे। और एक है मिलेट्स, जो मोटे अनाज है उनको बढ़ावा देना है। जो हैदराबाद में मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक इंटरनेशनल दर में मॉडर्नाइज किया जाएगा, वो भी ठीक है। क्योंकि मुझे याद है 10 साल पहले 2012 में मैंने एक वाइट पेपर लिखा था सरकार के लिए, और दिल्ली में वो पब्लिश भी हुआ था, मगर उसका बाद कुछ ज़्यादा बात आगे बढ़ी नहीं। मगर अभी तो सरकार का फोकस है इस मोटे अनाज पर, उसका काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। और ये फर्टिलाइज़र पीएम प्रणाम जो प्रोग्राम है, कई सालों से हमें मालूम है कि बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र के बारे में हम बात करते आ रहे हैं, मगर ज़्यादा कुछ इसमें हमने कोई इम्प्रूवमेंट देखा नहीं है। तो ये 3-4 जो है प्रपोजल्स, अच्छे प्रपोजल्स है, मगर एक मैं ज़रूर इस संदर्भ में कहना चाहूँगा, प्रपोजल सब अच्छे हो सकते हैं, होना भी चाहिए, मगर उसका कैसा अमल होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी एग्जीक्यूशन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या कुछ हो पाता है, ग्राउंड पर क्या चीजें मिल पाती हैं, वो सबसे अहम है। क्योंकि बजट में ऐलान तो हर साल होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे हमने बहुत बार देखा है कि डाउनवर्ड रिवाइज भी हो जाता है, और जो बजट हो भी, जो आवंटन हो भी जाता है, वो ग्राउंड तक कितना पहुंच पाता है, ये सबसे अहम है। विनोद जी, आपसे मेरा सवाल, एक एक स्कीम पे अलग अलग हम बात करेंगे। सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना, उम्मीद थी किसानों को इस बार आवंटन इस ओर बढ़ेगा। जो लिमिट है 6,000 की सालाना लिमिट, उससे बढ़ाया जाएगा। क्या हुआ सर, उस फ्रंट पर कुछ फैसला नहीं हुआ? क्या सरकार बजट के बाहर कुछ ऐलान करेगी, या चुनाव से ठीक पहले अगले साल उस पर कुछ ऐलान हो सकता है?
देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि की का जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को तो पूरा किया जा रहा है। अभी जो पैसा 8,000 करोड़ रुपए घटा है, वो इसलिए घटा है कि कई राज्यों से जो आंकड़े आए थे और उन राज्यों में जो एक्चुअल सिचुएशन थी, काफी कुछ एक फ्रॉड आंकड़े भी आए थे, तो इसलिए उनकी संख्या जो लाभार्थियों की वो कमी है। और इसके अलावा और भी तरीके हैं किसानों को मदद पहुंचाने की, अलग अलग स्कीम्स में, अलग अलग सब हेड्स में। तो पीएम किसान बना है उसी प्रकार से और उसी प्रभावी और पारदर्शी तरीके से उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो, उस पे वो बातचीत चल रही है। जहां तक पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात है, वो अर्थशास्त्र, एवरी टाइम गुड इकोनॉमी इज नॉट गुड पॉलिटिक्स। सो अभी हम उसमें मान के चलिए, और दूसरी जो सब्सिडीज दी जा रही थी, जैसे फर्टिलाइजर पे सब्सिडी बहुत ज्यादा है और जगहों पे सब्सिडी ज्यादा है, तो अगर कुछ ऐसा बन पाए कि वहां की सब्सिडी पीएम किसान सम्मान निधि में एक मुश्त डाइवर्ट किया जाए आने लेगा, वाले समय में, क्योंकि जिस जिसपे तरह से पॉलिसी लेवल पे फर्टिलाइजर की डिस्कशन चल कीमतें, रहा है। दाम घट रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, डेफिनेटली सरकार को उसमें बचत होगी और उसका आवंटन हो सकता है कि आने वाले समय में उसकी तरफ आउटले हो। अगला सवाल होगा इरिगेशन इंफ्रा को लेकर। एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आवंटन देखे जो करेंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसमें 12,954 करोड़ के आसपास का था, लेकिन रिवाइज एस्टीमेट जो आउटले का है वो घटाकर 8,085 करोड़ के आसपास हो गया है। और इस बार नए वित्त वर्ष के लिए 2023-24 के लिए 10,787 करोड़। विनोद जी, क्या लग रहा है, सिंचाई पर फोकस कम होता जा रहा है क्या? नहीं, कहीं से ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये सिंचाई जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है, ये स्टेट लिस्ट में है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होगी, उसके लिए डिमांड्स नहीं आएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और इसमें कवरेज अच्छा होगा अगर उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से हो पाए तो। जरूरी है ग्राउंड पर उसका फायदा मिले। जो भी स्कीम्स है, भले ही आउटले कम भी हो, लेकिन ग्राउंड पर जो जरूरतमंद है, रियल जरूरतमंद किसान है, उनको फायदा हो। सर, फसल बीमा योजना को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? चंद्रशेखर सर, आपका अनुभव क्या कह रहा है इस पर? नहीं, बिल्कुल इस योजना में कहीं कमियां हैं, उसे दूर करना है और इसमें एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना चाहिए। मैं मानता हूँ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जितना ज़्यादा होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में किसानों को अलग अलग तरीके का, जो बेमौसम बारिश हो या ओले पड़ते हैं या सूखा है, जो भी समस्याएं हैं अलग है, तो उनके लिए जल्दी राहत मिलनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द लॉसेस को हम एक एस्टिमेट हमें करना पड़ेगा और उसका जो कॉम्पनसेशन है उसके लिए प्रोसेसिंग करना है और उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है जल्दी से जल्दी होना चाहिए, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। मगर हमारे जो इंश्योरेंस कंपनीज है, कई इंश्योरेंस कंपनीज तो ये फसल बीमा योजना से निकल गए हैं बाहर, प्राइवेट सेक्टर में। तो उनको भी, जितने भी बीमा कंपनी है उनको साथ लेकर के चर्चा होना चाहिए एट द नेशनल लेवल, एंड शायद हमें एक रीजनली डिफरेंशिएटेड पॉलिसी फॉर दिस क्रॉप इंश्योरेंस, ये भी हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ओके, केडिया जी, अब आपसे मेरा सवाल अगला होगा। किसान, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री स्टार्टअप, इन दोनों ही फ्रंट पर काम करने की जरूरत है। सरकार ने काफी ऐलान भी अब कर दिए बजट में। क्या लग रहा है, जो चंद्रशेखर सर जो दिक्कतें कह रहे हैं और जो विनोद आनंद कह रहे हैं, उन दोनों की दिक्कतें क्या टेक्नोलॉजी की मदद से, क्या अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा तो क्या ये दिक्कतें कम होंगी, लीकेज खत्म होगा? केडिया जी, इस पर आप क्या कहेंगे? गुड इवनिंग विष्णु जी। डेफिनेटली देखा जाए तो देखिए, जब से हमने पिछले 7-8 साल से गवर्नमेंट ने काफी काम किया है एग्री पे, लेकिन इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो इतना बड़ा है कि कोई भी पॉलिसी को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं दैट विल टेक टाइम। तो डेफिनेटली अगर आप पिछले 5 साल 10 साल से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बट जो सबसे बड़ी विडंबना है इंडिया में है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी। चाहे कोई भी चीज में हम सब्सिडी के केस में बात करें या कोई भी चीजों में, लेकिन टेक्नोलॉजी जिन से AI और या डिजिटल
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एग्रीकल्चर को जो लाया जा रहा है वो एक यूनिक चीज है, बिकॉज ऑलरेडी हमने इजराइल मॉडल्स में देखे हैं कि वहां पे एआई को यूज करके काफी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बने भी है और उसका बेनिफिट भी होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक जो एग्रीटेक इंडस्ट्री और स्टार्टअप को जो बूस्ट मिल रहा है खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी को और अच्छा इंप्रूव करेगी, लीकेजेस को और रोकता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि बहुत बार होता है कि हमने पहले भी सुने हैं कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर अगर कुछ पैसा या कुछ सब्सिडी देती है जो फार्मर के हाथ तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाती है, बट कहीं ना कहीं ये डिजिटल के माध्यम से इस चीज में इंप्रूवमेंट आता रहेगा जिसका बेनिफिट फार्मर्स को डेफिनेटली मिलेगा और उसका अल्टीमेट रिजल्ट हम हमारे प्रोडक्टिविटी के अंदर या फार्मर का जो सपोर्ट है उसमें आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो एग्रीकल्चर में एग्रीटेक इंडस्ट्री और स्टार्टअप को डेफिनेटली एक बूस्ट रहेगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। और सवाल आपसे कॉटन को लेकर, कॉटन पर भी सरकार फोकस बढ़ाएगी, इसके प्रोडक्टिविटी पर बढ़ाने पर सरकार ध्यान देगी। क्या लग रहा है, अब नया कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा है 13 फरवरी से, क्या अब चीजें बेहतर होंगी कॉटन के लिए आने वाले समय में? देखिए डेफिनेटली गवर्नमेंट का इस बार का जो फोकस था वो कॉटन के ऊपर भी हमने देखा था, जहाँ पे डेफिनेटली पीपीपी मॉडल पे हम वर्क करते हुए दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया की अभी भी यील्ड की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट में हम काफी पीछे हैं। तो देयर आर वेरियस थिंग कि यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो जिस ढंग से इन्होंने क्लस्टर बेस या वीसीपीस के अंदर पीपीपी मॉडल जो रखा है इसका बेनिफिट मिलेगा। वहीं एक्सचेंजेस के अंदर भी हमने देखा है कि जो नए कॉन्ट्रैक्ट रिविजन्स हुए हैं डेफिनेटली ये जो वैल्यू वीसीपीस जितने भी है इनको बूस्ट करेगा। क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि ग्राउंड लेवल पे क्वालिटी को लेकर या जो पैरामीटर्स है उसको लेकर कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, बट वो अब निकल चुकी है। तो एक तरफ जो फ्लक्चुएशंस हमने पिछले साल देखा था कॉटन के प्राइसेस में, जिसकी वजह से चाहे फार्मर हो चाहे ट्रेडर हो सभी ने इसका इम्पैक्ट आते हुए देखा। तो आई थिंक जो चेंजेस हुए हैं एक्सचेंजेस लेवल पे और गवर्नमेंट भी इस चीज को समझकर पीपीपी मॉडल जो लेके आ रही है वो डेफिनेटली एक फ्रूटफुल आउटकम दिखाई देगा कॉटन के लिए। सर क्या लग रहा है कॉटन में क्या करने की जरूरत है? नया कॉन्ट्रैक्ट भी अब आ रहा है, क्या अब लार्जर पार्टिसिपेशन उस कॉन्ट्रैक्ट में भी होगा आपको लग रहा है? और साथ ही जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए पीपीपी मॉडल के जरिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश होगी, क्या कुछ फायदा होने वाला आने वाले समय? बिल्कुल, वित्त मंत्री ने बताया कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन को बढ़ोतरी मिलना चाहिए और मिलेगा। ये बहुत अच्छा एक कदम है। हमारा देश में लगभग 5 लाख गांठ तक का हमारा ईएलएस कॉटन का उत्पादन है। अगर हमारा डिमांड है 15 लाख से 20 लाख गांठ का, तो बाकी हम आयात करते हैं। तो इस आयात को कम करने की कोशिश तो हमें करनी चाहिए, तो उसका पहला कदम है। मगर सिर्फ आप ऐलान करोगे कि वी वांट टू प्रमोट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, तो ऐसे अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होगा। सरकार को, केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मिलकर के दे नीड टू डू एन एग्रो क्लाइमेटिक टेस्ट कि किस क्षेत्र में इस एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन का अच्छा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी होगा, उसका एक सर्वे करके किसानों को उस क्षेत्र में बताना चाहिए। दे नीड टू गिव एडवाइजरी। तो और फिर उनको इनपुट मैनेजमेंट, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, इसके बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहिए। तभी 2, 3, 4 सीजन में हमारा एक्स्ट्रा ईएलएस कॉटन का उत्पादन बढ़ने का संभावना है। ओके, तो दूसरा पॉइंट आपने बताया, सॉरी, कॉटन कॉन्ट्रैक्ट। यस, कॉटन कॉन्ट्रैक्ट में उनका प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी में हूँ। तो एक कॉटन कॉन्ट्रैक्ट सब स्टेक होल्डर के अप्रूवल का साथ ही ये लॉन्च होने वाला है 13 तारीख से। अब जिम्मेदारी इंडस्ट्री का ऊपर है, ट्रेड का ऊपर है, टू एंश्योर दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट सक्सीड्स। तो इसके लिए एमसीएक्स जरूर जल्दी से जल्दी एक अवेयरनेस प्रोग्राम और एजुकेशन प्रोग्राम भी शुरू करने वाला है देश भर। ओके, इस बार यानी लार्जर पार्टिसिपेशन के लिए और जितने भी वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी सबकी राय ली जाएगी और ओपन तरीके से ली जाएगी। हर महीने वो फीडबैक लिया जाएगा, फिर जब भी ज़रूरत होगी उसमें बदलाव भी कॉन्ट्रैक्ट में किए जाएंगे। चलिए, हमारे साथ अनिल घनवट साहब भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, सबसे पहला सवाल आपसे होगा बजट को लेकर, क्या लग रहा है फर्स्ट नज़र में अगर आप बजट देखते हैं तो एग्री सेक्टर के लिए कैसा है? टेक्नोलॉजी साइड में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, सरकार ने ऐसा कहा भी है और काम किया जाएगा इस दिशा में। जो क्रेडिट लाइन है उसे एक्सटेंड
किया गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 11% के आसपास, और क्या लग रहा है, क्या कमी रह गई और क्या फायदेमंद दिख रहा है आपको इस बजट से? ये तो बहुत बड़ा दिखाया हुआ सपना है, लेकिन ये सच होने के ज्यादा आसार नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि ये जो कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे एचटीबीटी कॉटन पे बैन है, बीटी ब्रिंजल पे बैन है, मस्टर्ड का झमेला शुरू है। तो ये सब अगर पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, तो टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा किस दिशा में दिया जा सकता है? दूसरी बात यह है कि आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और पारंपरिक हमारी खेती जो है उसको ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। उससे फायदा तो कुछ नहीं हुआ। पिछले मेरे ख्याल से 8-10 सालों से हमने वो जीरो बजट पाड़ेकर फार्मिंग वाला ये किया था। उसका क्या रिजल्ट है, क्या परफॉर्मेंस है उसका असेसमेंट कभी हुआ है क्या? अगर उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो क्यों हम वहां पे पैसा डाल रहे हैं, और उससे हम सचमुच आत्मनिर्भर हो रहे हैं क्या? तो इस दिशा में कोई आगे बढ़ोतरी होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। और 20 लाख करोड़ रुपए आप फंड्स अवेलेबल कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन बहुत सारे किसान तो आज डेट रिडन है, उनमें फिर से लोन लेने की कैपेसिटी नहीं बाकी है, उनका सिविल स्कोर बिल्कुल खराब हो चुका है। अगर ऐसी स्थिति है तो ये फंड्स देने में भी क्या मतलब है? तीसरी बात है कि जो कॉटन सेक्टर के लिए उन्होंने कहा किसानों के साथ मिलके हम काम करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके देंगे, लेकिन आज अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो तो ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म को बैन करने में लगे हुए हैं। 7 कमोडिटीज पहले से बैन है, अभी कॉटन का रुका हुआ था, हमने कुछ आंदोलन वगैरह करके एमसीएस के मदद से अभी ये शुरू हुआ है, होने वाला है। तो इस तरह की अगर सरकार की नीतियां है तो बस चुनाव जीतने के लिए आप इस तरह के घोषणाएं करते हैं क्या? ये हमारे मन में शक आ रहा है। इससे अगर ये होता है तो कुछ तो हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ होता नहीं इसमें तो ये सिर्फ घोषणाबाजी है, चुनाव जीतने के लिए क्या हुआ ऐलान है, ऐसा मुझे लगता है। ओके केडिया जी, अब बात कर लेते, हालांकि इनके अहम पॉइंट्स थे, क्योंकि अगर एक तरफ से आप डिजिटल को बढ़ावा देना है, डिजिटलीकरण करना है अगर एग्री सेक्टर में, और दूसरी तरफ आप वायदा बाजार पर बैन लगा रहे हैं, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी लगता भी है। सर एफपीओ को लेकर काफी उम्मीदें थी, क्योंकि एफपीओ अहम हिस्सा है वायदा बाजार का भी, काफी एग्री सेक्टर एग्री कमोडिटी से जुड़े हुए लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेंट भी है। क्या लग रहा है एफपीओ को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट की उम्मीद थी, लेकिन एज इट इज वैसा ही किया गया। 955 करोड़ का जो लास्ट ईयर का जो बजट था वही बजट इस साल भी कंटिन्यू कर दिया गया। क्या ये सेटबैक था, इसे बड़ा करने की जरूरत थी सर? डेफिनेटली अगर हम देखें तो उम्मीद तो ये थी कि उसमें और थोड़े चेंजेस ला सकते थे, क्योंकि अभी भी मैं खुद ग्राउंड लेवल पे गुजरात, राजस्थान और काफी जगह मैं देखा हूँ, तो काम तो जरूर चल रहा है, बट जो स्पीड में होना चाहिए वो अभी भी नहीं है, क्योंकि काफी एफपीओ अभी भी रीचेबल नहीं है। तो आई थिंक एक उम्मीद जरूर थी कि इसके अंदर फंड थोड़े और डिप्लॉय और थोड़े और चेंजेस करने चाहिए थे, बट एनी हाउ बाकी चीजों में जैसे हमने एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड या फिर एजुकेशन के अंदर और काम कर रहे हैं, बट हाँ एक उम्मीद हम लेके चल सकते थे कि एफपीओ में और थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता था, बट वहां पे एक निराशा जरूर दिखाई दी है। विनोद जी, अब नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, आपसे बात भी हो रही थी, बफर स्टॉक को लेकर भी चिंता है, साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए जो सब्सिडी का जो प्रोविजन है वो लास्ट ईयर के मुकाबले देखिए काफी कम है। लास्ट ईयर कह रहा हूं, जो करंट फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च तक के लिए है वो 2.14 लाख करोड़ के आसपास का था, वो सब्सिडी प्रोविजन इस बार 1.37 लाख करोड़ का है। इस फ्रंट पे क्यों कमी की गई सर? देखिए, जो खाद्यान्न सुरक्षा जो जिसकी बात आप कह रहे हैं वो एक एंड है, उसका मीन्स कई हैं। अभी जैसे आपने एफपीओ की बात की, मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए विस्तार होऊंगा। एफपीओ के लिए बजट 2 गुना हो गया है, 500 करोड़ से अभी वो लगभग 950 करोड़ हो गया है। जो फंड्स बाकी के हैं रिवाइज करके वो किया गया हुआ था 500 करोड़, अनाउंसमेंट इतना ही था जो इस साल का अनाउंसमेंट है। नहीं, इस साल का अनाउंसमेंट लगभग 945 करोड़ का 955 करोड़ था, पिछले साल का भी 955 था, जिसे प्रोविजन को घटा दिया गया था सर। पिछले वर्ष का 500 करोड़ था और वो स्ट्रक्चर करने के लिए था एफपीओ को। कई माध्यम से एफपीओ को बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है,
जैसे जो 20 लाख करोड़ का लोन है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में, जो फार्मर्स ले सकते हैं, या फिर कोऑपरेटिव के थ्रू जो सारा शुरू हुआ है, वेस्ट टू वेल्थ 10,000 करोड़ का है, उस इन सारी स्कीम्स में एफपीओ उसका सदुपयोग कर सकेंगे। खास करके आप अगर देखेंगे कोऑपरेटिव के ऊपर जो सारा ध्यान है, तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा अलग बजट है। रही बात खाद्यान्न सुरक्षा की, तो आप ये देखेंगे कि 500 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। वहां पे गोडाउन्स बनाए जाएंगे, रूरल गोडाउन्स बनाए जाएंगे, उनको स्मार्ट किया जा रहा है। आप खाद्यान्न सुरक्षा में अगर मान के चलिए पैसे का एलोकेशन कर दें और उसके बाद वो एक जंबो बना के और उसका कोई सदुपयोग हम ना कर पाए, तो अपने आप से वो ठीक नहीं होता है। तो इस वजह से फूड सिक्योरिटी में जो बफर स्टॉक है अभी वो उचित है, और अभी अच्छा हमारा प्रोडक्शन जा रहा है, बफर स्टॉक हमारा ठीक ही होगा और उसमें हमें कोई समस्या दिख नहीं रही है। लेकिन जो डिजिटाइजेशन और इन चीजों का जो लंबे दूरी तक जिसका असर पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान थोड़ा डिस्कशन कम हो रहा है। अभी देखिए कि कई चीजें इसमें हैं, जैसे पीएम प्रणाम की बात आपने करी, गोवर्धन स्कीम की बात करी, जो आपका इंटरेस्ट सबवेंशन करने की ही सिर्फ पहले स्कीम हुआ करती थी, क्रेडिट को स्मार्ट करने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये अपने आप में एक लंबा इम्पैक्ट देगा फूड सिक्योरिटी के ऊपर, किसान के ऊपर और ग्रामीण भारत के ऊपर और ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। सर, एफपीओ के ऊपर आप कुछ कहना चाह रहे थे चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है, क्या इस फ्रंट पर और काम करने की जरूरत है और कैसे इसे सुधार किया जा सकता है? मैं कई एफपीओ का साथ काम करता हूं, उनको गाइडेंस देता हूं। मेरा मानना ये है कि मैं एज एन इकोनॉमिस्ट, मैं कोई एफपीओ को, किसानों को क्या कैसे बुआई करना, कैसे हार्वेस्ट करना, कैसे स्टोर करना, वो तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, वो जानते हैं। मगर उनकी कमी क्या है, मेरा अनुभव में मैं मानता हूं कि एफपीओ में कमी है मार्केट आउटलुक। उनको पता नहीं कि मार्केट ड्राइवर्स क्या है, विश्व बाजार में क्या हो रहा है, हमारा बाजार में क्या हो रहा है, सरकार के क्या पॉलिसीज है, देना चाहिए। मगर वो किसानों पर छोड़ दीजिए, किसान जानता है हाउ टू डू नेचुरल फार्मिंग। ये एक नेशनल पॉलिसी नहीं बन सकता है। दिस इज वन। तो किसान अपना खुद का जिम्मेदारी में ही विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दिस गुड्स। दिस इज नंबर वन। नंबर टू कि हमारा देश में अभी भी जमीन में लॉट ऑफ केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स जो नॉट मच बायोडिग्रेडेबल अभी भी है जमीन पे। देयरफॉर इसका जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का, वो भी बहुत महंगा हो गया है। तो किसानों को हमें जानकारी देना चाहिए कि उनका ज़मीन का टेस्ट होना चाहिए पहले, और उसमें उनके उस ज़मीन में जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स है उसको पहले साफ करना पड़ेगा। फॉर इट्स अ बिग चैलेंज। ओके, यानी इसको लेकर अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए, वक्त कम है, माफ़ी चाहूँगा आपसे अनिल घनवर साहब, पूरी बात आपसे नहीं हो पाई। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। लेकिन विनोद आनंद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। केडिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर जी, आपका भी बहुत